Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our new chapter is chapter number 9, chords of a circle. हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर्कल क्या है, सर्कल में कुछ टर्म्स हम और पढ़ेंगे, उसके के वो क्या है उसको डिफाइन करेंगे, फिर कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरम्स हैं, फिर हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि थ्योरम क्या है, थ्योरम कौन सी चीज़ों से, मतलब 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 ऐसे वो है टर्म्स हैं जिस पे थ्योरम बेस्ड है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट डरते भी है थ्योरम से, लेकिन थ्योरम इजी है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है। सर्कल हम कहते हैं ना, सर्कल क्या है। सर्कल हम कहते हैं कि a set of points which are equidistant from one point or from a point, a single point। देखें, ये set of points है, बहुत ज़्यादा points आपस में मिल चुके हैं और ये इस एक point से equidistant, same distance पे है। कैसे? यहाँ से यहाँ तक का distance, यहाँ से यहाँ तक का distance, ये सब distance equal है। हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट से जब इन सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर इन तक का जो डिस्टेंस है वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सर्कल। अच्छा, सर्कल में कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, क्योंकि कार्ड्स और ये डायमीटर और इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं ना लाइन, थोड़ा सा फ़र्क आप समझें कि लाइन और लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादातर याद भी है। लाइन उसको कहते हैं जिसका कोई लिमिट पॉइंट ना हो, आप चलते जाए जहाँ तक जाते हैं, ये लाइन है। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट एक छोटा सा हिस्सा, ये लाइन का एक हिस्सा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट ए और यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट बी और मैंने कहा ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक लिमिट पॉइंट है। पॉइंट ए एक पॉइंट लिमिट है, पॉइंट बी दूसरा लिमिट है। तो जब किसी लाइन का लिमिट पॉइंट हो कि ये इस हद तक है, तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब जो है सर्कल में और क्या चीज़ें आती हैं। सर्कल में सबसे पहले रेडियस है। रेडियस क्या है? अगर आपने एक सर्कल को ड्रा किया, यहाँ पे ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, इस सरकमफेरेंस से किसी भी पॉइंट तक जब आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम कहते हैं रेडियस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता है, पहले क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर डायमीटर किसको कहते हैं? अगर आपके साथ एक सर्कल है और ये सेंटर है, वो लाइन सेगमेंट जो सरकमफेरेंस के एक साइड से स्टार्ट हो जाए, सेंटर से पास हो जाए और दूसरा साइड वो टच करे, इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर का मतलब है किसी सर्कल को हाफ करना। हाफ करना मतलब उसको आधे हिस्से में 2 करना, डिवाइडेड बाय 2 जिसको हम कहते हैं। आप देखें ना, ये सर्कल है, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, एक ये आधा ये और आधा ये, तो ये होता है डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक ये जितने भी मैंने पढ़ाया आपको, ये सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए कि ये क्या चीज़ है, कार्ड क्या चीज़ है। कार्ड भी डायमीटर की तरह ही है, कार्ड भी डायमीटर की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। जो कार्ड है वो लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट्स पे टच करे। कार्ड जो है किसी सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पे टच करे, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है। लेकिन ये पहले डायमीटर है, बाद में कार्ड है। सेंटर से देखिए, हर एक डायमीटर कार्ड नहीं, हर एक कार्ड डायमीटर नहीं होता।
लेकिन हर एक डायमीटर कार्ड होता है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे एक डायमीटर ड्रा किया है तो हम कहते हैं कि कार्ड्स का डिफिनीशन क्या है? कार्ड्स का डिफिनीशन है कि वो लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पे टच करे। तो ये भी तो कार्ड्स हो गया ना, ये भी तो कार्ड है, लेकिन ये साथ में डायमीटर भी है क्योंकि ये सेंटर से पास है। लेकिन डायमीटर हम क्या कहते हैं कि वो लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे लेकिन वो लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजरे। तो ये तो कार्ड है, डायमीटर तो नहीं है। ये तो डायमीटर नहीं है, ये तो नहीं है। तो हर एक कार्ड जो है वो डायमीटर नहीं हो सकता, जबकि हर एक डायमीटर एक कार्ड हो सकता है। तो ये था फ़र्क डायमीटर और कार्ड में, और ये था क्या? सर्कल और रेडियस वगैरह। इसके बाद हम आते हैं थ्योरम की तरफ और थ्योरम को डिफाइन करेंगे, थ्योरम के बारे में समझेंगे कि थ्योरम क्या है। थ्योरम जो है हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रीवियस रिजल्ट के ज़रिए प्रूफ करें, वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रीवियस एक्सियम के ज़रिए प्रूफ करें। एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, थ्योरम क्या है, बहुत गौर करें, बहुत गौर से समझें इसको। देखें, थ्योरम जो है हम कहते हैं कि द स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव बाय द प्रीवियस स्टेटमेंट or the statement which can be proved by the previous axiom or the statement which can be proved mathematically is called theorem। इस थ्योरम का ये भी डिफिनीशन है। अब एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, इसमें अंदर यूज़ होते हैं। देखिए, एक्सियम और पोस्टुलेट्स तकरीबन एक चीज़ है, और ये वो बातें हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जो मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट कह देते हैं और उस पर वो रज़ामंद होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, विदाउट प्रूफ उसको सब मान लेते हैं। उसको हम कहते हैं एक्सियम या पोस्टुलेट्स। जबकि थ्योरम क्या है? थ्योरम जो है वो भी वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करते हैं, लेकिन ये थ्योरम भी स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट है और एक्सियम भी स्टेटमेंट है। लेकिन एक्सियम और पोस्टुलेट्स पहले प्रूफ हो चुके हैं, उसको वो लोग मान चुके हैं, विदाउट प्रूफ वो लोग मान चुके हैं, मतलब वो हमारे साथ एक रिजल्ट पड़ा हुआ होता है। जबकि थ्योरम जो है उसको हम उसी एक्सियम या उसी पोस्टुलेट्स के ज़रिए प्रूफ करते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें थ्योरम में जिसको हम पढ़ेंगे और जिसके ज़रिए ये थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है? द सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। वो सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर वो ट्रू हो थ्योरम में तो हम थ्योरम के ज़रिए उसको प्रूफ करते हैं ट्रू। अगर वो फॉल्स हो, लास्ट में अगर हम किसी और साइड पे चले जाते हैं तो कंट्राडिक्शन आ जाता है, मतलब हम उसको फॉल्स प्रूफ करते हैं। इसके बाद इसमें और चीज़ें हैं, गिवन है, इसमें टू प्रूफ है, इसमें कंस्ट्रक्शन है और फिर इसमें प्रूफ है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है? वो सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। द सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू हो तो उसको हम पुराने या पिछले एक्सियम के ज़रिए हम ट्रू साबित करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स साबित करेंगे। नंबर 2 गिवन है। इसमें गिवन क्या होता है? देखिए, जो और सबसे मेन चीज़ ये है, गिवन जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में देते हैं, इसमें जो हमें देते हैं उसमें से हम अपने लिए जो डेटा निकालते हैं उसको हम कहते हैं गिवन। स्टेटमेंट में से हम अपने लिए जो डेटा निकालते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं, उसको हम कहते हैं गिवन। नाम से भी जाहिर है गिवन। नंबर 3 इसमें क्या है? थर्ड नंबर क्या? टू प्रूफ। टू प्रूफ का क्या मतलब है? टू प्रूफ का मतलब है कि हम इस थ्योरम में क्या प्रूफ करेंगे, रिक्वायर्ड क्या है।
टू प्रूफ का मतलब है रिक्वायर्ड। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी मैथ्स में आपको दो चीज़ों का पता चल गया तो वो आपके लिए बहुत इजी हो गया। कौन सा? एक ये कि गिवन में क्या है, हमें क्या दिया गया है, और दूसरा ये कि हमें जाना किस तरफ है, रिक्वायर्ड क्या है, हम प्रूफ क्या करेंगे। अगर इन दो चीज़ों की हमें पता चल जाए तो फिर हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है। तो स्टेटमेंट गिवन में क्या दिया गया है, टू प्रूफ में रिक्वायर्ड क्या है। इसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखें, कभी कभार हम मैथ्स में किसी क्वेश्चन में जाते हैं तो हम कहते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 3। क्यों करते हैं? हम खुद से करते हैं। मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं लेकिन ये हम खुद से करते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हम करते इसलिए हैं ताकि हमारा जो मसला है वो इजी हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम अपने मसले के लिए इसको करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन को करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन नाम से भी जाहिर है, अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में, तो उसके लिए जो ज़िंदगी है वो इजी है। मतलब, और अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन, मिसाल के तौर पर अगर वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो तो उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं। हम मैथ्स में इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं लेकिन करते हैं खुद से। थ्योरम में कैसे करेंगे, ये थ्योरम में आ जाएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। लास्ट वन जो है वो है प्रूफ। हम कहते हैं ना, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पहले ये जानना होता है कि इसमें गिवन क्या है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है। जब हमें इन दो चीज़ों का पता चल जाए तो हम शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व, हम शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस जो है जिसको हम करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्रूफ है। इसमें जब हमें इन चीज़ों का पता चल जाए ना, स्टेटमेंट तो वो तो बुक में देते हैं या फिर अगर पेपर में आए तो स्टेटमेंट वो देते हैं। जब हमें इन तीन चीज़ों का पता चल जाए ना और हम स्टार्ट लेते हैं तो हम यहाँ से लेते हैं, प्रूफ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरम। थ्योरम क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। इन चीज़ों को याद करें, थ्योरम बहुत ईजी है। थ्योरम नंबर 9.1, given that statement is one and only one circle can pass through 3 non-collinear points. Dear students, जब भी आपको स्टेटमेंट दिया जाए तो उस स्टेटमेंट में पहले ऐसे वर्ड्स को आप ढूंढें जो आपके लिए मुश्किल हो और उसको समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। अब अगर इस पूरे स्टेटमेंट में आप देखें तो ये सिर्फ चीज़ है नॉन कोलिनियर, बाकी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिर्फ ये चीज़ है, ये नॉन कोलिनियर। इसको हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले कोलिनियर को समझें। कोलिनियर क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो किसी एक लाइन पे आ जाए। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये एक लाइन पे है। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर की बात की जाए तो सिंपल वो पॉइंट जो एक से ज़्यादा लाइन पे आ जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 लाइन ऐसे टच है, ए पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो ए बी सी डी ये आपस में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कोलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है, ये एक से ज़्यादा लाइन पे है। तो नॉन कोलिनियर का क्या मतलब? जो एक से ज़्यादा लाइन पे हो। अब जो है वो कहते हैं कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक सर्कल पास होगा। बहुत गौर करें इसको। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक सर्कल पास होगा। देखिए, ये मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रा किए।
अब ये एक लाइन पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये दो एक लाइन पे आ सकते हैं, ये दो एक लाइन पे आ सकते हैं, ये दो, तीनों एक लाइन पे नहीं आ सकते, तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर हो गए। गिवन में क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। गिवन में आप लिखेंगे कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको आप ए दे दें, इसको बी और इसको सी, बस गिवन में आपके साथ ये है। टू प्रूफ में क्या होता है, टू प्रूफ में होगा ये कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू प्रूफ में होगा कि इससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। देखें, टू प्रूफ का मतलब इन तीनों से सिर्फ एक सर्कल पास होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप ये कर लें कि ए को बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं और ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज़ है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी है बहुत ज़्यादा। ये एक लाइन है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेंगे, कंपास को खोलें फॉर एग्जांपल और उसको छेड़े मत। आपने इतना खोल दिया, हाफ से ज़्यादा उसको खोल दें, हाफ से ज़्यादा। एक लाइन यहाँ पे, एक आर्क और एक यहाँ पे, फिर यहाँ से एक यहाँ पे और एक जो है वो नीचे। ये जो दो पॉइंट पे मिल गए इसको आपस में मिलाएं। ये जो है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि इस लाइन ने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइसेक्टर, बाई मतलब 2, सेक्टर हिस्से, इसके 2 हिस्से बन गए। देखिए, एक ये और एक ये। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जो है वो किसी लाइन पे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा करना है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर जहाँ पे भी आ जाए आपके जहन में आना चाहिए कि वहाँ पे 90 डिग्री बनी हुई। तो ये परपेंडिकुलर, अब हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ए बी का और बी सी का। अब जब मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, फॉर एग्जांपल ए से मैंने यहाँ पे एक आर्क और फिर बी से यहाँ पे, फिर ए और बी से नीचे भी, ये दोनों मिल गए इस पॉइंट पे। जब मैं बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। ये जो है दोनों बाइसेक्टर का सेंटर पॉइंट आ गया। गौर करें अगेन, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है ए बी का और बी सी का, ठीक है। फिर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे वो होगा सेंटर पॉइंट, उसको हम कहते हैं ओ। फॉर एग्जांपल उसको हमने ओ का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ तक कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए को बी से मिलाएं और बी को सी से मिलाएं, ठीक है। और फिर ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें और बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें। ये यहाँ तक हो गया, ये कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, अब जो है इसमें एक और चीज़ है कि इस सी को भी ओ से मिलाएं, बी को भी ओ से मिलाएं और ए को भी ओ से मिलाएं। कंस्ट्रक्शन में ये तीन चीज़ें हैं कि ए और बी पॉइंट मिलाएं, बी और सी पॉइंट मिलाएं, एक। दूसरा, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो। और तीसरा जो है ओ को सी से भी मिलाएं, ओ को बी से भी मिलाएं, ओ को ए से भी मिलाएं। ये तीन बातें हैं इसमें। अब प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, प्रूफ
तो प्रूफ में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, रीज़न, मतलब हम कोई बात करते हैं यहाँ पे तो उसकी कोई वजह होगी, हम वो रीज़न बयान करेंगे कि ये वजह है। हम दो ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल, उसकी हम वो करते हैं, करस्पॉन्डेंस करते हैं। ये जो साइन है वो करस्पॉन्डेंस का है। अब देखें, ये ट्राइंगल लेते हैं और ये ट्राइंगल लेते हैं, मतलब ओ सी डी ट्राइंगल लेते हैं और ओ बी डी ट्राइंगल लेते हैं। ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। अब इसको हम इक्वल करेंगे, क्यों, किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि ओ बी इज़ कंग्रुएंट और इक्वल टू ओ सी, हमें ये पता चले। सिर्फ इन दो साइड्स के लिए हम दो ट्राइंगल को इक्वल करते हैं। देखें, अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ओ डी सी एंगल और ओ डी बी एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, दोनों बोथ आर राइट एंगल्स, और राइट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री की इक्वल होते हैं। बोथ आर राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स है। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो राइट एंगल्स है, ठीक है, ये तो हो गए। इसके बाद क्या है, OD और OD। देखें, ये OD ये इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो ये दोनों ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अब देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इस रूम के लिए भी ये दीवार है, हम इस पे लिखाई करते हैं, इससे काम लेते हैं। उस रूम के लिए भी ये दीवार है, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह OD है, ये ट्राइंगल इसके लिए, ये साइड इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद CD इज़ कंग्रुएंट टू BD। ये देखें, CD इज़ कंग्रुएंट टू BD। ये क्यों? जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो बाइसेक्टर में मैंने आपको बताया कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। इक्वल पार्ट्स मतलब BD इक्वल टू CD, ठीक हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि BD और CD आपस में इक्वल। और याद रखें, जब भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड इक्वल आ जाएं, या फिर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल या कंग्रुएंट हो गए। जब भी दो ट्राइंगल्स के दो साइड और एक एंगल कंग्रुएंट आ जाएं, या दो एंगल और एक साइड कंग्रुएंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट्स हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट्स है, तो याद रखें, जब भी दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट आ गए, फॉर एग्जांपल ये दो ट्राइंगल है, ये आपस में कंग्रुएंट आ गए, तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल और करस्पॉन्डेंस साइड्स भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। क्या मतलब, ये साइड कंग्रुएंट होगा इसका, ये कंग्रुएंट होगा इसका, और ये होगा इसका। ये एंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे, ये एंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे, और ये एंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। अगर तो दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट आ गए, तो उसके करस्पॉन्डेंस साइड्स और करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। अब देखें, अगर इस तरह है तो हमने ये दो ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट कर दिए। जब कर दिए तो इसका ये मतलब OC इज कंग्रुएंट टू OB। क्यों? क्योंकि ये OB और OC इन्हीं दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मैंने कहा कि जब भी दो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब ये तो हो गए, अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ये और एक ये दो ट्राइंगल लेते हैं। तो देखें, इन दो ट्राइंगल्स को देखें, इन ट्राइंगल OAE, in triangle OAE corresponds to triangle OEB। ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। अब इसमें ये दोनों ट्राइंगल हम कंग्रुएंट करेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमें ये पता चले कि OA इज इक्वल और कंग्रुएंट तकरीबन सेम ही है।
मैंने ये नहीं बताया आपको, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो इक्वल है ये इस तरह हम लिखते हैं और कंग्रुएंट इस तरह लिखते हैं। ये कंग्रुएंट जो है ये हम ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स में यूज़ करते हैं और इक्वल अलजबरा वगैरह में यूज़ होता है। तो कंग्रुएंट और इक्वल तकरीबन एक है, लेकिन बस इतना थोड़ा सा फ़र्क है, ये एग्जैक्ट के लिए यूज़ होता है और ये अप्रॉक्सीमेट के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो किसी शेप में तो वो हमें पता नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली इसी तरह है, तो अप्रॉक्सीमेटली होता है, मतलब उसके बहुत नज़दीक होता है, तो उसके लिए हम कंग्रुएंट यूज़ करते हैं और ये एग्जैक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इन दो ट्राइंगल में देखें। इन ट्राइंगल में सबसे पहले हम कहते हैं कि OEA या एंगल AEO congruent to एंगल OEB। देखें ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल्स है। हमने कहा था ना कि जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा हो जाए तो देखें इस लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये दोनों एंगल राइट एंगल बन गए, ये 90 डिग्री होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जब हमने कहा था कि इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये दोनों राइट एंगल बन गए, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये राइट एंगल्स है। रीज़न में लिख लें कि ये राइट एंगल्स हैं। अब इसके बाद OE को अगर आप देखें, OE दोनों ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि OE ये कंग्रुएंट होगा OE का। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए। और अगर आप देखें AE और EB भी आपस में सेम होंगे, कंग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हुआ है। जब बाइसेक्टर ड्रा हुआ है तो इसने इस लाइन को AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पार्ट और ये पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि AE इज कंग्रुएंट टू EB। और ये हम लिखेंगे कि ये बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। ठीक हो गया? तो इसका तो ये मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए। कौन से? ये दो, ये और ये। तो हम लिख सकते हैं कि therefore triangle OAE is congruent to triangle OEB, और ये भी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स है। अच्छा, ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स आप लोगों ने पढ़ा भी है। पोस्टुलेट क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टुलेट और एक्सियम वो दो स्टेटमेंट है जो मैथमेटिशियन वैसे ही इस पे रजामंद होते हैं कि हाँ बस ये ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं करते, किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया, बस सब ने कहा है कि ये ठीक है और ये लोग मानते हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स का क्या मतलब कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो वो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के मुताबिक दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं या कंग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स वहाँ से है, मतलब पोस्टुलेट्स और एक्सियम एक चीज़ है। अब जब ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि OA इज कंग्रुएंट टू OB, साइड OA is congruent to OB, corresponding sides of congruent triangle। उसी तरह जो पहले मैंने बताया, corresponding sides of congruent triangles। ठीक है? अब अगर इस तरह है तो एक डियर स्टूडेंट गौर करें, इससे पहले रिजल्ट में हमें मिला था कि OC इज कंग्रुएंट टू OB, जबकि यहाँ पे हमें मिल गया कि OA इज कंग्रुएंट टू OB।
अगर ओ बी ओ ए की भी इक्वल है, यही ओ बी ओ सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ओ ए इज कंग्रुएंट टू ओ बी इज कंग्रुएंट टू ओ सी। तो मतलब ये ओ ए और ओ सी भी आपस में इक्वल होंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो इसका ये मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। और जब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कोई सर्कल है उसमें ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ये सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल होते हैं तो बस ये तो हमारा किस्सा ख़त्म। कैसे? ओ पॉइंट पे आप किसको रखें, कंपास को रखें, सेंटर आपका ओ पॉइंट होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करें, सी से करें, बी से करें, ए से करें, आपकी मर्जी। और एक सर्कल को ड्रा करें। ये सर्कल ओ ए और बी, ओ बी और सॉरी ए बी और सी तीनों पॉइंट से गुजर जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड होगा। उन्होंने कहा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ये पास हो जाएगा, तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो गया। करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले ये 2 ट्रायंगल लेने हैं, इसको इक्वल करेंगे तो हमें ओ सी और ओ बी इक्वल आ जाएंगे। फिर ये 2 ट्रायंगल लेने हैं, इसमें से ओ बी और ओ ए हमारे साथ इक्वल आ जाएंगे। चूंकि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल है तो आप क्या करें, कंपास को सेंटर पे रखें ओ पे, स्टार्ट ले लें सी से, बी से या ए से, आपकी मर्जी। और एक सर्कल को ड्रा करें तो आप देखेंगे कि इसने तीनों पॉइंट्स को टच किया। और ये था थ्योरम नंबर 9.1।